इसमें संसाधन भारत में संसाधन के प्रकारों में इसमें आज वन को पढ़ेंगे कि वन क्या होते हैं, वनों से आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ कैसे होते हैं, वनों की मानव जीवन में क्या भूमिका है, और इसी के साथ में वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। इन वनों का आज टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और प्रतिदिन एक एक टॉपिक करके कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। इसमें आज बच्चों सबसे पहले वन के बारे में जानते हैं। वन भू क्षेत्र में जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक हो वन या जंगल कहते हैं। इसमें देखेंगे कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ों की मात्रा या वृक्षों की मात्रा सामान्य से अधिक हो उसको अपन वन या जंगल कहते हैं। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग लगभग 25% वनों से ढका हुआ था। देखिए, जैसे कि अभी आपने इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वृक्षों की मात्रा या पेड़ों की मात्रा सामान्य से अधिक हो उस क्षेत्र को वन या जंगल कहते हैं। वन प्रकृति की एक अमूल्य देन है। वन हमारे लिए एक वरदान है। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी है। एक समय ऐसा था कि जब पृथ्वी का 1/4 भाग लगभग 25% भाग आपका वनों या जंगल से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव के विकास के साथ साथ में जैसे ही मानव का विकास होगा तो मानव का विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि के साथ खेती के लिए जमीन, रहने के लिए तथा कारखानों के लिए भूमि आदि सब जंगल को नष्ट कर करके उसके लिए बनाई गई। तो आप केवल आज यदि हम आज की बात करें तो आज केवल 15% भाग ऐसा है जिस पर जंगल रह गए हैं। और एक समय ऐसा भी था जिस समय पे आपका 25 यानी कि लगभग 1/4 भाग में आपके जंगल थे। आज सिर्फ 15% भाग पर आपके जंगल रह गए हैं। तो इन जंगलों का कटने का जो मेन कारण अपन ने जाना, इसमें क्या है कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव विकास के साथ अब जब मानव का विकास होगा तो उसको पहले की जो आबादी थी, पहले की जो जनसंख्या थी उस बहुत कम थी। आज की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस जनसंख्या के साथ में आपने देखा कि पहले जो हमारी खेती वाली ज़मीन थी वो खेती की ज़मीन बहुत कम खेती में भी काम चल जाता था। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के साथ और मानव विकास के साथ उसमें क्या है कि उतनी खेती से पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्रियां प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके कारण भी जंगलों की अत्यधिक रूप से कटाई की गई। अब इसके बाद और आगे इसमें देखेंगे, जैसे आपने जंगलों की परिभाषा पढ़ी थी अभी आपने कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सामान्य से अधिक वृक्ष हों वहाँ पे जंगल या वो वन कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे इस तस्वीर में एक इसमें देख पाएंगे कि आपके इतने सारे इसमें पेड़ दिख रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या है वृक्षों की संख्या सामान्य से अधिक है, ऐसे क्षेत्रों को ही जंगल कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं वनों का महत्व। वनों का महत्व, विश्व का कोई भी देश हो उसके विकास में वनों का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए विश्व का कोई भी देश हो, ये चाहे वो विकासशील देश हो या विकसित देश हो, उनको उनके देशों के विकास के लिए या देशों के विकास में वनों की बहुत बड़ी भूमिका है। वन संपदा के कारण आर्थिक विकास में गति मिलती है। वन संपदा वनों की संपदा के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो इसमें क्योंकि वनों में लकड़ी तथा इमारती लकड़ी एवं बहुत सारे कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन पर बहुत सारे उद्योग निर्भर करते हैं।
वनों से होने वाले लाभ। वनों से हमें प्रमुख दो प्रकार से लाभ होते हैं, प्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ में वो लाभ होते हैं जो हमें डायरेक्टली वनों से मिलते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ वो लाभ होते हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या है, सीधे नहीं मिलते हैं, वो हमें किसी न किसी प्रकार से या दूसरे तरीके से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जो विचार करेंगे, सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो उनको देखेंगे प्रत्यक्ष लाभ को। तो इसमें वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ निम्न अनुसार हैं। पहला जो है लकड़ी की प्राप्ति। इसमें आप देखेंगे जंगलों से आपको जो है कीमती लकड़ियां जैसे सागौन, शीशम, चंदन आदि की लकड़ियां आपको प्राप्त होती हैं। जैसे आप इसमें इमेज में देख रहे हैं, इसमें आपका चंदन की लकड़ी रखी हुई है। तो आपको जंगलों से प्रत्यक्ष लाभ में आपको क्या है कि आपको जंगलों से कीमती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि आप इसमें दो चार उदाहरण भी दे सकते हैं। इसमें सागौन हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, और भी कई प्रकार की लकड़ियां होती हैं, उनको आप जो है यहाँ पे उदाहरण में लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रत्यक्ष लाभ रोजगार की प्राप्ति। वनों से हमारे देश में लगभग 7 करोड़ 80 लाख व्यक्ति को रोजगार वनों से प्राप्त होता है। वनों से कच्चे पदार्थों को ले जाकर बाजारों में बेचते हैं, जिन पर बहुत सारे उद्योग निर्भर करते हैं, जिससे बहुत सारे व्यापार चलते हैं। इसके बाद हम आप देखेंगे एक इमेज देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर इमेज देख रहे होंगे कि जो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों से इतने कीमती फर्नीचर बनाए जाते हैं, और भी इसमें बहुत सारे कई डेकोरेशन के काम लकड़ियों से ही होते हैं, जो इन कीमती लकड़ियों के साथ किया जाता है, इन लकड़ियों से ही किया जाता है। इसका प्रत्यक्ष लाभ में चारागाह भी देखेंगे। चारागाह में आप इसमें एक इमेज देख रहे होंगे, वन जानवरों के लिए चारागाह के लिए उत्तम जगह होती है। चारागाह का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आपके जानवर जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी और भी जानवर, और उस क्षेत्र में वो घास चर के आते हैं। ऐसे स्थान को अपन चारागाह बोलते हैं। तो वनों से चारागाह भी ये क्या है, एक प्रत्यक्ष लाभ है। इसके बाद और अगला पॉइंट देखेंगे, चौथा राजस्व की प्राप्ति। देखिए, वनों से सरकार को राजस्व या रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। वनों से सरकारों को क्या होती है, करोड़ों रुपए की कमाई होती है। इसके बाद अगला पॉइंट, विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बने कलात्मक वस्तुओं का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। देखिए, एक आपका आयात होता है, एक निर्यात होता है। निर्यात का मतलब होता है कि जब हमारे देश में बनी वस्तुएं बाहर किसी दूसरे देश में जाती हैं तो वो निर्यात होता है। तो हमारे यहाँ पे जो जंगलों से जो लकड़ियाँ, कीमती लकड़ियाँ काटी जाती हैं, या लकड़ियों से बहुत कलात्मक फर्नीचर या घर में सजाने की अन्य सामग्रियाँ लकड़ियों से बनाई जाती हैं, जो बाहर विदेशों में बहुत ही महंगे दामों में बिकती हैं, जिससे भारत को क्या है, डॉलर की प्राप्ति होती है। और भी अन्य चीज़ें हैं, जैसे चंदन का तेल हो गया, तारपीन का तेल हो गया। इस तरीके से भारत को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। इसके बाद अभी अपन प्रत्यक्ष लाभ में और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको अपन पढ़ सकते हैं। तो इसमें 5 अपन ने इसको प्रत्यक्ष लाभ पढ़ लिए। अब अप्रत्यक्ष लाभ की बात करते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ में जलवायु को सम बनाए रखना। देखिए, वृक्ष क्या करते हैं कि जलवायु को सम बना के रखते हैं। इसका मतलब होता है कि यदि अधिक गर्मी होगी तो उसको नियंत्रित कर लेगा, यदि अधिक ठंडी होगी तो उसकी तीव्रता को भी, उसको भी क्या कर देगा, वो कम कर देते हैं। तो जलवायु, वन जो होते हैं वो जलवायु को कैसा बना के रखते हैं, सम बना के रखते हैं। ना तो अधिक गर्मी होने देते हैं और ना ही अधिक ठंडी होने देते हैं। इसका काम कौन करता है, ये वृक्ष ही इसको नियंत्रित में रखते हैं। दूसरा चीज जो होते हैं, वर्षा में सहायक।
अब जो हम अप्रत्यक्ष लाभों की बात कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष में तो हमने अपने वो लाभ पढ़े हैं जो हमें प्रकृति से या जो वनों से हमें जो डायरेक्ट मिलते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष लाभों में जैसे कि आप वर्षा में जो आपके वन जो होते हैं वो वर्षा में सहायक होते हैं, लेकिन इसके लिए हम जब पढ़ते हैं तब हमें जानकारी मिलती है, जब हमें पता चलता है कि वन वर्षा में किस प्रकार से सहायक हैं। अभी इससे पहले अपन ने जो पहला पॉइंट भी इसका पढ़ा था कि जलवायु को सम बनाए रखना, तो यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें वनों का महत्व नहीं समझ पाएंगे। तो जो वन जो है आपकी जलवायु को भी सम बना के रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं। वर्षा में किस प्रकार से वन सहायक होते हैं? वनों की नमी उन पर से गुजरने वाले बादल नमी प्राप्त करके वर्षा कर देते हैं। जो वन होते हैं वो वनों की नमी में उनके ऊपर से जो बादल गुजरते हैं, उनके ऊपर से गुजरने वाले बादल उनकी नमी को प्राप्त करके वो क्या करते हैं, बारिश करते हैं और वहाँ पे बरसने लगते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि जहाँ हरियाली होती है, जहाँ ज़्यादा वृक्ष होते हैं, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला इसका पॉइंट है बाढ़ के समय रक्षा। बाढ़ के समय देखिए किस प्रकार से रक्षा करता है। आप देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पिक्चर है जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वृक्ष लगे हुए हैं, हरियाली दिख रही है और बादों पर बादल दिख रहे हैं। जो हरियाली होती है वो बादलों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही होता है कि जो वनों की जो नमी होती है, जब उनके ऊपर से बादल गुजरते हैं तो उनसे नमी प्राप्त करके वो वहाँ पे बरसने लगते हैं। अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो वनों की हरियाली होती है वो बादलों को अपने तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। इसके बाद इसका अगला पॉइंट है बाढ़ के समय रक्षा। वन पानी के वेग को कम कर देता है। वन क्या करते हैं, जो पानी का जो तीव्र वेग होता है, तीव्र बहाव होता है, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। बाढ़ के पानी को सोख भी लेते हैं। इसके बाद बाढ़ का पानी वन क्षेत्रों में फैल जाता है। अब देखिए जो बाढ़ का पानी होता है, बाढ़ का पानी अगर जंगल आसपास में जंगल है तो वो क्या होता है कि वो पानी जो होता है बाढ़ का उन जंगलों में फैल जाता है और फिर वो पानी धीरे धीरे करके नदियों में चला जाता है। इस प्रकार से बाढ़ को भी नियंत्रण किया जाता है। तो वन जो है आपके बाढ़ों से भी रक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद इसमें आप इस प्रकार की एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें आपके दोनों तरफ जंगल है, बीच से नदी निकली हुई है। यदि इस नदी में आवश्यकता से ज़्यादा पानी आएगा तो ये पानी आपके जो है दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बट जाएगा। जब दोनों तरफ ये पानी बट जाएगा उसके बाद क्या होगा, जैसे ही नदी का जल स्तर धीरे धीरे करके कम होगा तो वो पानी धीरे धीरे करके नदी में आकर फिर निकलना चालू हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। भूमि के कटाव को रोकता है। जो वन जो होते हैं वो भूमि के कटाव को रोकते हैं। वनों के कारण भूमि की ऊपरी सतह बह नहीं पाती, जिससे मृदा के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती है एवं मृदा की उपजाऊ जो शक्ति होती है वो बनी रहती है। देखिए आप इसमें इमेज में देख रहे हैं कि जो वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो वृक्षों की जड़ें जो मिट्टी होती है उसको पकड़ के रखती हैं, जिससे वर्षा के जल के साथ में उस ऊपरी जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसको बहने से रोकती है और उसको पकड़ के रखती है। जिससे क्या होती है कि जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है, और उसको पेड़ की जड़ें उसको अपनी जड़ों के साथ में मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे मिट्टी उसको बहने से रोकती हैं। उसकी पेड़ की जड़ें मिट्टी को बहने से रोकती हैं, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है, उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। इसका अगला पॉइंट आपका प्राकृतिक सौंदर्य या प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य में आप देखेंगे वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है और देशी और विदेशी जो आपके पर्यटक होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे भारत को, देश को या राज्यों को राजस्व की प्राप्ति भी होती है। इसके बाद आप इसमें देख रहे होंगे एक आपकी बहुत सुंदर सी तस्वीर रखी है जिसमें आपके बहुत ही
एक प्राकृतिक दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद आपका आता है वन संरक्षण। देखिए वन संरक्षण, इसकी बात यदि हम करें तो भारत में ब्रिटिश शासन ने जब 1894 वन नीति अपनाई थी, यानी कि जो बात उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो ब्रिटिश सरकार ने सन 1894 में वन नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार की गई देखरेख एवं विकास हेतु हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई थी। जी वन विभाग की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1894 में वन नीति अपनाई गई थी, जिससे वनों को देखरेख के लिए या वनों के विकास के लिए हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई थी। भारत में सन 1950 में एक केंद्रीय बोर्ड की स्थापना की गई और वन संरक्षण के लिए भारत में 1950 में जो केंद्रीय बोर्ड की स्थापना की गई थी, उसके द्वारा भारत में भी जो है वन नीति अपनाई गई और वन के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए। और वन संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि जंगल नष्ट होने से बाढ़, सूखा एवं मृदा संरक्षण के साथ साथ प्राणवायु, ऑक्सीजन की कमी तथा अन्य प्रकार के या अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो वनों की उपलब्धता ही हमारी इन महत्वपूर्ण समस्याओं का या जो इतनी भयंकर आपकी जो समस्याएं हैं इनका निदान है। इससे निपटने के लिए हमारे लिए वन अति आवश्यक है। इसी के साथ आपका जो वन वाला आपका जो टॉपिक है, इस वन का टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है। कल इसके लिए इसी के साथ में अपन इसका वन्य जीव संरक्षण भी पढ़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है वो भी इसी से संबंधित क्वेश्चन है, कल उसको देखेंगे। ओके, धन्यवाद।